मम्मी, ये आज आप घर पर किसको लेकर आई थी? बेटे राघव ने त्योरिया चढ़ाकर अपनी माँ कमला जी से पूछा। क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है? और फिर किसने कहा तुमसे? कमला जी ने भी वैसे ही त्योरियों को चढ़ाकर जवाब दिया। आप नहीं बताएंगी तो क्या मुझको कुछ पता नहीं चलेगा? राघव फिर से चिढ़कर बोला। मुझे तो पता है कि तुम्हें कुछ पता ना चले। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मेरा ना किया हुआ भी तुमको बताया जाता है तो ये मैंने किया ही है। लेकिन उन लोगों को आप घर पर क्यों लेकर आई थी? राघव ने फिर पूछा। मैं ऊपर का पोर्शन किराए पर उठाने जा रही हूँ। और क्यों उठाने जा रही हूँ वह शायद तुमको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद समझदार हो। कमला जी निर्विकार भाव से बोली। लेकिन आप ऊपर का पोर्शन किराए पर नहीं उठा सकती। तभी कमला जी की बहू दीपा पास आते हुए तमतमा कर बोली। आपकी मनमर्जी थोड़ी ही ना चलेगी। उस पोर्शन पर हम लोग और हमारे बच्चे रहते हैं। क्यों क्यों नहीं उठा सकती? ये घर मेरा है। क्या मैं अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला भी नहीं ले सकती? जब कमाऊ बेटा होते हुए भी माँ बाप को हर चीज़ के लिए तरसना पड़े तो उससे ज़्यादा शर्म की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तुम लोग अपना सामान बांधो और अपने लिए कहीं और व्यवस्था करो। कोई भी व्यक्ति बेटे के होते ही फूले नहीं समाता कि उसका बुढ़ापा सुधर गया, लेकिन वह ये नहीं जानता कि बुढ़ापा सुधरने की बजाय और बिगड़ जाएगा। ये घर मेरे नाम है और मेरा जो जी चाहेगा उसके बारे में मैं खुद फैसला करूंगी। देखूं तो भला कौन मुझे रोकता है इस फैसले से? कमला जी दृढ़ संकल्पित होकर बोली। बुढ़ापा खुद में ही एक बीमारी होता है। अब समय के साथ जगदीश जी और कमला जी बुजुर्ग हो चले थे। रोज ही कोई ना कोई हारी बीमारी लगी रहती। बहू तो उन्हें दो रोटी भी बनाकर सिर्फ इसीलिए नहीं देती कि एक दिन ससुर जगदीश जी ने सिर्फ इतना कह दिया कि ये ठंडी रोटी दांतों से नहीं कटती। ये सुनते ही दीपा तमक कर कमला जी से बोली। अब तो पापा की रोटी आप खुद ही सेक लिया करो। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ कि दिन भर रसोई में उनके लिए गर्म रोटियाँ सेकने के लिए खड़ी रहूँ। और अगर बेटे से किसी दवा दारू के खर्चे के लिए कह दो तो बेटे से पहले बहू 10 बातें सुनाती। जब देखो तब कोई ना कोई बीमारी लगी रहती हैं। पैसे तो जैसे झाड़ पर उगते हैं, झाड़ हिलाओ और पैसे गिर गए। अब खाली खाने का ही खर्चा थोड़े ही ना होता है, अपने भी 4 खर्चे होते हैं। अब बुजुर्ग आदमी पैसा कहाँ से लाए? दुकान तो पहले ही बेटे ने जगदीश जी को अपनी बातों में फंसाकर अपने हाथों में ले ली थी। जगदीश जी और कमला जी की आंखों में आंसू आ जाते कि इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद भी, एक छोटी सी दुकान होते हुए भी उन्होंने बेटे की परवरिश में किसी तरह की कमी नहीं आने दी। लेकिन आज हम लोग मानो उसी बेटे के ऊपर बोझ हो गए। घर अपना खुद का था तो कमला जी ने ही इसका तोड़ निकाला, क्योंकि वह 4 लोगों के बीच उठती बैठती थी। उन्होंने घर को किराए पर देने का ठान लिया। मम्मी, ये क्या हो गया आपको? एक ऐसी बातें कर रही हैं आप अपने बेटे से? राघव एकदम से करवट बदलते हुए बोला। बेटा? किसका बेटा? माँ जैसा कुछ भी सम्मान देते हो तुम, वह रिश्ता तो शायद बहुत पहले ही टूट गया था। कमला जी बेरुखी से बोली, क्योंकि उन्होंने प्रण कर लिया था कि चाहे जितना भी राघव उनको भावुक करने की कोशिश करे पर वह पिघलेंगी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जरा आप ये तो सोचिए कि आखिर हम लोग एकदम से जाएंगे कहाँ? अपना घर होते हुए भी आपके बेटा बहू भटके आपको अच्छा लगेगा? तभी राघव अपनी आवाज़ में नकली मुलायमियत लाकर बोला। किसका घर? तुम लोगों का कोई घर नहीं, ये मेरा घर है। और हाँ, अभी तो थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा तड़क रहे थे, अब तुम्हारी सारी हैकड़ी कहाँ गई? लगता है घर छोड़ने के नाम ने सारी हैकड़ी गायब कर दी। कमला जी आज कुछ भी सुनने को जैसे तैयार ही नहीं थी। सॉरी मम्मी जी, हम लोगों से गलती हो गई। अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। अब तो कमला जी की बहू दीपा भी घड़ियालू आंसू बहाने लगी। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कहाँ जाना है या कहाँ रहना है। मुझे तो बस 2-3 दिन में ये घर हर हालत में खाली चाहिए, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है और अब इस फैसले से मुझे कोई भी नहीं मोड़ सकता। कमला जी ने स्पष्ट रूप से कहा। पापा, आप क्यों कुछ नहीं कह रहे? मम्मी से
चुपचाप बैठे उनकी जातियों को देख रहे हैं। वह दोनों वहीं चुपचाप बैठे जगदीश जी के पास आकर बोले, बेटा राघव, अब इस वक्त तुम्हें घर छोड़ने के नाम से सारे रिश्ते नाते याद आने लगे। जब बहू तड़ातड़ तुम्हारी मम्मी को जवाब देती है और मैं कुछ कहता हूँ, तब बहू मुझे भी 4 बातें सुनाने से बाज नहीं आती। उस वक्त तुम्हारे मुंह पर ताला क्यों लग जाता है? मैंने जरा सा कह दिया कि मेरे दांतों से ठंडी रोटी नहीं करती, तो बुढ़ापे में सास को खड़ा कर दिया गया चूल्हे पर रोटी सेकने के लिए। जरा भी शर्म नहीं आई। इंसान औलाद पैदा करता है कि बुढ़ापे में उसको सिकी सिकाई रोटी मिलेगी, वह भी नहीं नसीब हुई। तुम्हारी माँ किसी खर्चे के लिए कहती है तो झाड़ पे पैसे उगते हैं क्या, ऐसा ताना दिया जाता है। जबकि बहू खूब खाए खर्चे करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों को, तुम दोनों ने ही हम लोगों के सीने छलनी कर दिए। कितना रोए हैं हम और कमला एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर, लेकिन उन परिस्थितियों ने ही शायद हम लोगों के आंसू सुखा दिए। शायद भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है, और इसीलिए मैंने कमला को स्वतंत्र छोड़ दिया ये फैसला लेने के लिए। और वह जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। तुम जैसे बेटा बहू के साथ बिल्कुल यही होना चाहिए। अब तुम जानो और तुम्हारी मम्मी जाने, और अगर ज़्यादा मीन मेक की ना तो दुकान भी खाली करवा लूँगा। वह ज़माना बीत गया जब बच्चे जातियाँ करते रहते थे और माँ बाप चुपचाप सहते सहते दम तोड़ देते थे। अब आज के समय में बुजुर्ग भी सजग हो गए हैं। अब वह बहू बेटों की गुलामी सलामी नहीं करते। जगदीश जी गुस्से में बहुत ज़्यादा भड़क कर बोले, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब तो मरता क्या ना करता। उन लोगों को घर खाली करना पड़ गया, और उन लोगों के जाने के बाद दूसरे ही दिन किराएदार आ गए। और जगदीश जी ने कमला जी के फैसले का दिल से स्वागत किया, क्योंकि वह भी बेटे बहू के व्यवहार से बहुत ज़्यादा आहत हो चुके थे। जगदीश जी और कमला जी ने चैन की सांस ली। कम से कम रोटी अपने हाथ की होगी, लेकिन सुकून की तो होगी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।